बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। आज हम आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उस छिपे हुए और खौफनाक सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां महाशक्तियां दुनिया में अमन का मसीहा बनने का ढोंग करती हैं, लेकिन असलियत में उनकी नीयत में केवल अपना स्वार्थ और दूसरों की तबाही छिपी होती है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मध्य पूर्व को जिस बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है, उसने आज पूरी दुनिया की शांति को खतरे में डाल दिया है। खुद को लोकतंत्र और शांति का ठेकेदार बताने वाला वॉशिंगटन अपनी आक्रामक नीतियों और धौरे रवैये से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वॉशिंगटन के हुक्मरानों की यह पुरानी फितरत रही है कि वो पहले खुद किसी देश में आग लगाते हैं और फिर वही दमल कर्मी बनकर तमाशा देखते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली ताकतों का ये जानलेवा हमला कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि उनकी उसी गहरी और खौफनाक साजिश का हिस्सा है जिसके तहत वो अपनी बात ना मानने वाले मुल्कों को घुटनों पर लाने का काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब किसी देश में शांति बहाली के नाम पर कदम रखा है, वहां तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ और हासिल नहीं हुआ है। मध्य पूर्व में अमेरिका की दादागिरी अब अपनी तमाम सीमाएं पार कर चुकी है। एक तरफ जहां अमेरिकी हुक्मरान कूटनीति और समझौते की मीठी मीठी बातें करके दुनिया के सामने अपनी फर्जी हमदर्दी जताते हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से वो बेकसूरों की जिंदगियों का सौदा करने में जरा भी संकोच नहीं करते। ईरान पर जिस तरीके से लगातार हमलावर रुख अपनाया जा रहा है और उनकी सर्वप्रभुता को रौंदने की कोशिश की जा रही है, वो अमेरिका के असली और भयानक चेहरे को बेनकाब करने के लिए काफी है। आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे वॉशिंगटन की शय पर इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मध्य पूर्व में अपना खूनी खेल कर रही हैं। इतना ही नहीं, रूस और यूक्रेन के युद्ध के मैदान में उत्तर कोरिया की एंट्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ढोंग को भी बेनकाब करेंगे, जहां वो एक तरफ जंग का ढांचा तैयार करते हैं और दूसरी तरफ मासूम बनकर समझौते का नाटक रचते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरी स्थिति को। तो अमेरिका और उसके साथी इजराइल के साथ जारी भीषण टकराव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कई ज्यादा सख्त और पूरी तरीके से सीक्रेट कर दिया गया है। हालात इस कदर नाजुक और तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अब ईरान के खुद के राष्ट्रपति के लिए भी उससे सीधे संपर्क कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खुद इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया है कि इस समय देश के सुप्रीम लीडर के साथ बातचीत कर पाना बेहद कठिन काम साबित हो रहा है। ईरानी राष्ट्रपति की ये बेबाक और चौंकाने वाली टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स पे ये दावा किया जा रहा है कि इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रात दिन एक करके वर्तमान सुप्रीम लीडर की सटीक लोकेशन की तलाश में जुटी हुई है। पश्चिमी ताकतें ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को निशाना बनाकर देश को पूरी तरीके से दिशाहीन करने की ताक में बैठी है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह बड़ा खुलासा देश के सरकारी ब्रॉडकास्टर को दिए गए अपने एक विशेष इंटरव्यू के दौरान किया है। हालांकि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व के रूप में सुप्रीम लीडर की मौजूदगी आज भी ईरानी जनता और सेना के लिए ताकत का एक बहुत बड़ा जरिया बनी हुई है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि भले ही इस समय उनसे सीधे बातचीत कर पाना आसान नहीं है, लेकिन ईरान जिस कठिन और तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है उसमें मुज्तबा की मजबूत भूमिका देश को लगातार नैतिक और रणनीतिक समर्थन दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि मुज्तबा खामेनेई ने इसी साल मार्च की शुरुआत में ही ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभाला था। उन्होंने अपने पिता अली खामेनेई की जगह ली थी, जिनकी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए एक संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। अमेरिका की इस कायराना और आक्रामक सैन्य कार्रवाई में मुज्तबा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई। अमेरिका ने इस हमले से मध्य पूर्व को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। इस खूनी युद्ध की शुरुआत होने के बाद से ही मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से एक बार फिर दुनिया के सामने नहीं आए हैं। सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालने के बाद से उनके केवल लिखित बयान ही जारी किए गए हैं और उनकी कोई भी सार्वजनिक मौजूदगी देखने को नहीं मिली है। उनकी इस लंबी दूरी की वजह से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर कई तरीके के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां तक कि वो पिछले महीने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे, जबकि उनकी बाकी भाइयों को जो है वहां पर देखा गया था।
तो वहीं राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने बातचीत के दौरान यह आरोप भी लगाया कि कुछ असामाजिक और विरोधी समूह मौजूदा की नकारात्मक छवि पेश करके देश के अंदर फूट डालने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हालिया निर्णय लेने की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे सुप्रीम लीडर ने पार्षद की समीक्षा के नतीजों को बड़प्पन दिखाते हुए स्वीकार किया था, लेकिन बाद में कुछ स्वार्थी तत्वों ने एक्सपर्ट्स की राय को स्वीकार करने के इस कदम का इस्तेमाल विवाद पैदा करने और अनुचित दावे करने के लिए किया। दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप के युद्ध के मैदान से भी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया की एक खतरनाक मिसाइल यूनिट ने अब पश्चिमी रूस में अपनी तैनाती शुरू कर दी है। इस विशेष यूनिट के पास लगभग 120 बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 भारी लॉन्चर मौजूद है, जिसका सीधा इस्तेमाल यूक्रेन के प्रमुख ठिकानों और शहरों पर हमले करने के लिए किया जा सकता है। यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी ने अनुसार रूस इस उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट, जिसमें लगभग 90 उत्तर कोरियाई कर्मी शामिल हैं, उनको पश्चिमी रूस के वॉरजोन क्षेत्र में अपनी प्रसिद्ध 112वीं मिसाइल ब्रिगेड के अंतर्गत तैनात करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया पहले ही 40 KN-23 और KN-24 मिसाइलों के साथ अपने सैन्य कर्मियों का एक नया बैच रूस की मदद के लिए भेज चुका है। इस पूरे सैन्य समझौते और तैनाती का अंतिम स्वरूप और मिसाइलों की कुल संख्या आने वाले महीनों में होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद ही तय हो सकेगी। रूस को पूरी उम्मीद है कि इस तैनाती में उत्तर कोरिया की तरफ से कम 120 बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 बड़े लॉन्चर शामिल किए जाएंगे। ये पूरी कवायद यूक्रेन की पहले से ही कमजोर हो चुकी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा आघात मानी जा रही है। इस समय यूक्रेन के पास हाई एंड एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत भारी कमी महसूस की जा रही है। रूस अब यूक्रेन की इसी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इन मिसाइलों की तेज रफ्तार के कारण इन्हें हवा में मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। आंकड़े बताते हैं कि रूस ने 2023 के अंत से लेकर अब तक दर्जनों उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं, जो दोनों देशों के बढ़ते सैन्य संबंधों को बखूबी दर्शाती है। आपको बता दें, हाल ही में रूस ने अगस्त के बाद पहली बार 2 उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन की सीमा में दागी। इस विनाशकारी हमले में मध्य यूक्रेन के रादुश्नी गांव में स्थित एक साधारण आवासीय घर पूरी तरीके से तबाह हो गया, जिसमें एक ही परिवार के कम से कम कई निर्दोष सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव न कर पाना यूक्रेन की सबसे बड़ी ढाल की कमजोरी है, और ठंड के मौसम में जब रूस बिजली ग्रिडों को निशाना बनाएगा तब यह खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पूरे वैश्विक संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वही पुराना और खोखला रवैया एक बार फिर दुनिया के सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने के बजाय बातचीत और समझौते का रास्ता चुनना पसंद करेंगे। हमेशा अपनी सैन्य ताकत की धौंस जमाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अब युद्ध पर बातचीत को अहमियत देने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार न बनाने देने की सख्त हिदायत दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को अमेरिका की एक ऐसी रेड लाइन बताया है जिस पर वो किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने सीना ठोककर दावा किया कि अमेरिका ने अपनी हालिया सैन्य कार्रवाइयों से ईरान को बेहद कमजोर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी तथाकथित महानता दिखाते हुए कूटनीति के दरवाजे खुले रख रहे हैं। ये अमेरिका का वही पुराना तरीका है जहां वो पहले तबाही मचाते हैं और फिर शांति दूत बनने का नाटक करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बड़बोले अंदाज में बयान देते हुए कहा कि अमेरिका इस समय ईरान को बहुत बुरी तरीके से हरा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वो समझौता करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो बेवजह लोगों की जान नहीं लेना चाहते। अपनी इसी आक्रामक नीति का बचाव करते हुए ट्रंप ने ईरान के मामले की तुलना वेनेजुएला में की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से कर डाली और ये निर्लज्ज दावा कर दिया कि वॉशिंगटन को इन दोनों ही स्थितियों से बहुत बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक फायदा हासिल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान पर एक बेहद विशाल सैन्य ऑपरेशन की पूरी योजना तैयार कर ली गई थी। उनके मुताबिक अमेरिकी सेना दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी थी, लेकिन तभी ईरानी पक्ष की तरफ से उन्हें फोन करके ऐसा ना करने की गुजारिश की गई। ट्रंप के अनुसार ईरान द्वारा बातचीत की मेज पर आने की पेशकश के बाद ही अमेरिका ने इस बड़े हमले को रोका और अब दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है।
वहीं आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपने उसी पुराने राग को लापते हुए दोहराया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था उसे किसी अन्य राष्ट्रपति के ने नहीं किया, लेकिन अब वो खुद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने का काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका का ये रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक और विरोधाभासी टिप्पणियां ऐसे नाजुक समय में आई है जब ईरान हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन को लेकर पड़ोसी देश ओमान के साथ एक अहम बातचीत कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त तेल शिपिंग रास्तों में से एक माना जाता है। हालिया युद्ध के बाद ईरान ने इस पूरे रूट को बंद कर दिया था और इसे फिर से चालू करवाना अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। तो आपको बताते चले कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि हॉर्मुज के संचालन को लेकर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में कोई बाहरी ताकत या तीसरे पक्ष बाधा उत्पन्न नहीं करती है तो बहुत जल्द एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। इस बयान में यह साफ किया जाएगा कि भविष्य में हॉर्मुज का संचालन और प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा। तो जब अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका सचमुच शांति चाहती है या फिर ये सब उसकी एक सोची समझी चाल है। अमेरिका का इतिहास गवाह है कि वो मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी वाली नीति पर चलता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मंच से शांति और कूटनीति का ढोंग रचते हैं तो दूसरी तरफ उनकी अपनी खुफिया एजेंसियां मध्य पूर्व में गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देकर शांति को तार तार करने में लगी हुई। अमेरिका का ये दोहरा चरित्र अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। वॉशिंगटन के रणनीतिकार ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो गई तो अमेरिका के हथियारों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो एक हाथ से शांति का प्रस्ताव आगे बढ़ाते हैं और दूसरे हाथ से बारूद में चिंगारी लगाने का काम करते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली कहावत अमेरिका की विदेश नीति पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो मध्य पूर्व का रक्षक है, जबकि हकीकत में वो इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा भक्षक बन चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा को अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह अपनी लोकेशन को गुप्त रखना पड़ रहा है वो इस बात का सबूत है कि अमेरिका और इजराइल की किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान उन्हें नहीं करना आता। अमेरिका की थ्योरी बहुत साफ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो देश उसकी शर्तों के आगे झुकने से इनकार करता है उसके नेतृत्व को मिटाने के लिए वॉशिंगटन किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। दूसरी ओर यूक्रेन के युद्ध मैदान में उत्तर कोरिया की एंट्री ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका की गलत नीतियों की वजह से अब यह जंग एक वैश्विक महासागर का रूप ले चुकी है। जब अमेरिका और उसके पश्चिमी साथी यूक्रेन को हथियार मुहैया कराकर आग में घी डालने का काम कर रहे थे तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज जब रूस के साथ उत्तर कोरियाई मिसाइलें खड़ी है तो पश्चिमी खेमे में खलबली मच गई है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि वो दूध के धुले हैं और लोगों की जान बचाना चाहते हैं किसी मजाक से कम नहीं लगता। जिस देश ने मध्य पूर्व से लेकर वियतनाम और इराक तक लाखों बेकसूर लोगों की बलि चढ़ाई हो उसके राष्ट्रपति के मुंह से मानवता की बातें कतई शोभा नहीं देती। अमेरिका का यह दावा कि ईरान बातचीत की भीख मांग रहा था केवल उसकी अपनी झूठी शान को चमकाने और घरेलू राजनीति में तालियां बटोरने का एक जरिया मात्र है। सच तो यह है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली तर्ज पर अमेरिका अब दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण अमेरिका की दुखती रग बन चुका है। यही वजह है कि जब तेल का यह सबसे बड़ा रास्ता बंद हुआ तो वॉशिंगटन के हुक्मरानों के पसीने छूट गए। अब वो साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाकर इस रास्ते को फिर से खुलवाने के लिए छटपटा रहे हैं और बातचीत का नाटक कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि जब तक दुनिया में अमेरिका की दादागिरी और मनमानी चलती रहेगी तब तक कहीं भी स्थायी शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। वॉशिंगटन को यह समझ लेना चाहिए कि अब दुनिया बदल चुकी है और कोई भी मुल्क उसकी धमकियों के आगे ज्यादा देर तक झुकने वाला नहीं है। और अगर अमेरिका ने अपनी आक्रामक और दोहरी नीतियां नहीं बदली तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। वही मध्य पूर्व से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैले इस तनाव में आगे क्या मोड़ आता है और क्या अमेरिका अपनी चालाकियों में कामयाब हो पाता है या ईरान और उसके सहयोगी उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घट रही तमाम बड़ी और संवेदनशील घटनाओं की पल पल की सटीक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको
सारी जानकारी मिलेगी सिर्फ इंडिया डेली 24/7 पर। तो अब दोस्तों, आज की वैश्विक राजनीति का जो सबसे कड़वा सच है वो यही है कि शक्ति का संतुलन अब अमेरिका के हाथ से धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। यही वजह है कि वॉशिंगटन अब बौखलाहट में आकर ऐसे कदम उठा रहा है जो पूरे अंतरराष्ट्रीय ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। ईरान हो या रूस, अमेरिका की हर नीति का आधार सिर्फ और सिर्फ डर फैलाना और दबाव बनाना रह गया है। लेकिन ईरान का झुकने से इनकार करना यह साबित करता है कि अब आत्मसम्मान से समझौते का दौर खत्म हो चुका है। मध्य पूर्व की सरजमीन सदियों से कई साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन आज का संकट अमेरिका के साम्राज्यवादी सोच का सीधा नतीजा है। खुद को मानव अधिकारों का मसीहा कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि वो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य हमले के लिए तैयार थे, उनके चेहरे से शांति का नकाब पूरी तरीके से उतार फेंकता है। शांति की आड़ में तबाही की धमकी देना ही अमेरिकी कूटनीति का असली रूप है। तो ईरान के अंदरूनी हालात और सुप्रीम लीडर की सुरक्षा को लेकर जारी अमेरिका इजराइल का ये खूनी चूहे बिल्ली का खेल बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पश्चिमी मीडिया भले ईरान के आंतरिक संकट की झूठी तस्वीरें पेश करने में जुटा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिकी हमलों में अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को खोने के बाद भी ईरान की एकजुटता और उसका हौसला डिगा नहीं। अमेरिका का ये सोचना कि नेतृत्व को निशाना बनाकर वो देश को तोड़ देंगे, उनकी भारी भूल है। दूसरी तरफ हॉर्मुज में ईरान का मजबूत कदम अमेरिका की सबसे दुखती रग पर उंगली रखने जैसा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की सप्लाई लाइन पर ईरान का यह नियंत्रण अमेरिकी दादागिरी के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है। जब तक वॉशिंगटन को अपनी आर्थिक कमर पर चोट महसूस नहीं होती, वो बातचीत की मेज पर आने का केवल नाटक ही करता है। ईरान ने इस रास्ते को बंद करके दिखा दिया है कि बाजी अब उसके हाथ में है। वही अमेरिका की इस गीदड़ भपकी और दोहरे चरित्र को दुनिया बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में उत्तर कोरियाई मिसाइलें और जवानों की एंट्री होती है तो अमेरिका पेट में दर्द रोना रोता है। लेकिन जब वही अमेरिका दुनिया के दर्जनों देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाकर हथियार बांटता है, तब उसे अपनी शांति प्रिय नीति याद आती है। ये दोहरी नीति ही आज दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने की सबसे बड़ी वजह है। उत्तर कोरिया और रूस का ये गठबंधन सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं, बल्कि अमेरिका की उस एक ध्रुवीय दुनिया की नीति का अंत है जिसमें सिर्फ वॉशिंगटन का हुक्म चलता था। यूक्रेन की ढहती हुई सुरक्षा पंक्ति और बैलिस्टिक मिसाइलों का खौफ इस बात की गवाही दे रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को मोहरा बनाकर खुद सुरक्षित दूरी पर बैठकर तमाशा देखते हैं। यूक्रेन आज जिस तबाही के मुहाने पर खड़ा है, उसका असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की उकसाने वाली राजनीति है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने ईरान को बहुत बुरी तरीके से कमजोर कर दिया है, सिर्फ उनकी पुरानी आदत अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसी है। आपको बता दें, चमक धमक भरे मंच पर बैठकर किसी देश की बर्बादी की कहानी सुनाना और फिर खुद को दयालु बताना अमेरिका की घटिया सोच को दर्शाता है। अगर अमेरिका वाकई इतना ताकतवर था तो उसे अपनी विनाशकारी सैन्य योजना को बीच में क्यों रोकना पड़ा? इसका जवाब बहुत साफ है। वॉशिंगटन को ईरान के पलटवार का खौफ सता रहा है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और ईरान अमेरिका के वादों का हश्र इराक, सीरिया और लीबिया में देख चुका है। इसलिए ईरान अब अमेरिका के किसी झांसे में नहीं आने वाला। ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज के प्रबंधन पर बातचीत करना ईरान की एक बेहद चतुर और परिपक्व रणनीतिक चाल है। ईरान ये संदेश देना चाहता है कि वो क्षेत्रीय मामलों को खुद सुलझा सकता है और उसे अमेरिका जैसे किसी बिन बुलाए मेहमान की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। तो अमेरिकी हुक्मरानों को अब ये समझ लेना चाहिए कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गई वाली रणनीति अब लंबे समय तक नहीं चलने वाली। दुनिया के नक्शे पर नए समीकरण बन रहे हैं, जहां एशिया और मध्य पूर्व की शक्तियां एकजुट होकर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रही हैं। और चाहे वो रूस हो, उत्तर कोरिया का गठजोड़ हो या ईरान की अड़ीग नीति, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अमेरिका अब दुनिया का अकेला चौधरी नहीं रहा। इस पूरी स्थिति का लबोलुआब यही है कि अमेरिका जब एक दूसरे के घरों में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकना बंद नहीं करेगा, तब तक दुनिया में अमन चैन का कायम होना नामुमकिन है। इतिहास जब भी इस दौर का हिसाब लिखेगा तो वॉशिंगटन को शांति के रक्षक के रूप में नहीं बल्कि दुनिया को तबाही की आग में झोंकने वाले सबसे बड़े गुनहगार के रूप में याद किया जाएगा। आने वाले दिन इस वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। पश्चिम की मीडिया और वॉशिंगटन के थिंक टैंक लगातार ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अब पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो ईरान की तहजीब और उसका इरादा अमेरिकी ताकतों की सोच से कई ज्यादा मजबूत रहा है। अमेरिका सोचता है कि शीर्ष नेतृत्व को छिपाने या निशाना बनाने से क्रांति की मशाल बुझ जाएगी, लेकिन चिराग तले अंधेरा खोजने वाला वॉशिंगटन ये भूल रहा है कि ईरान की ताकत किसी एक शख्सियत तक
महफूज नहीं है, बल्कि उसके हर नागरिक के राष्ट्रवाद में रची बसी है। अमेरिका का ये अजीबोगरीब दम ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कर चुका है। अब पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। जब बात इजरायल के हथियारों की आती है तो वॉशिंगटन की आंखें बंद हो जाती है, लेकिन जब कोई दूसरा मुल्क अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाता है तो उसे वैश्विक खतरा घोषित कर दिया जाता है। अमेरिकी विदेश नीति का ये नाच अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है और उसकी साख तिनके की तरह बिखर रही है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशेकियान का बयान ये साफ दर्शाता है कि कठिन से कठिन दौर में भी देश का शासन तंत्र पूरी तरीके से मुस्तैद और एकजुट है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा की सुरक्षा को सीक्रेट रखना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दुश्मनों की नापाक चालों को नाकाम करने की एक बेहद सटीक और सोची समझी सैन्य रणनीति है। अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियां दिन रात हाथ पैर मार रही हैं, लेकिन ईरानी सुरक्षा कवच को भेद पाना उनके बस की बात साबित नहीं हो रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप का बार बार रेड लाइन का जिक्र करना उसकी आक्रामक मानसिकता का हिस्सा है, जिसके तहत वो पूरी दुनिया को अपनी जागीर समझते हैं। लेकिन वो शायद ये भूल चुके हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ईरान को परमाणु क्षमता से रोकने का राग अलापने वाले ट्रंप खुद अपने मुल्क में सबसे बड़े परमाणु जखीरे पर कुंडली मारकर बैठे हैं। अमेरिका का ये दोगलापन ही आज मध्य पूर्व में जारी खूनी जंग का असली हकदार है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र की बात करें तो वहां भी अमेरिका की चालबाजियां उल्टी पड़ती दिख रही हैं। यूक्रेन को सिर्फ एक हथियार परीक्षण केंद्र की तरह इस्तेमाल करने वाले अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि युद्ध का दायरा उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों और सैनिकों की रूस में मौजूदगी ने वॉशिंगटन के रक्षा विश्लेषकों की नींद उड़ानी शुरू कर दी है। जो गड्ढा अमेरिका ने दूसरों के लिए खोदा था, आज वो खुद उसमें गिरता नजर आ रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।